वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय वीके सर। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आए हुए हैं। नया ऐसा है कि आपका कक्षा 10 का पेपर लगा हुआ है तो गणित में, तो आप लोगों को इतना आसान तरीके से ये प्रश्न समझ लीजिएगा कोई नहीं करा सकता है जितना मैं आज आप लोगों को कराने का प्रयास करूँगा। आप लोगों से इतना ही अनुरोध है कि अपने इस ऑनलाइन स्टडी बाय वीके सर के प्लेटफॉर्म को इतना ज़्यादा फैला दीजिएगा, स्प्रेड कर दीजिएगा, जिससे आपके सर का मन और ज़्यादा भावुक होठ है आपके लिए, आपको अधिक से अधिक प्रश्न कराए जाएं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। इसमें दिया गया है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों को ए और बी के लिए क्या लिखा जा सकता है। तो आपने बेटा ये पढ़ा होगा चैप्टर नंबर पहले में। तो चैप्टर नंबर पहले में आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर इसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन कराने वाला हूँ कि इसका हल क्या होगा। तो आप इसको मालूम होना चाहिए बहुत सुंदर से कि जो भी आप लोगों ने कक्षा 10 की जो पढ़ रखी होगी किताब, उसमें ये पहला चैप्टर आपका शुरू होता है वास्तविक संख्याएं। तो उसमें आपको ये नियम पढ़ने को मिलता है कि यदि कोई आपके पास धनात्मक दो पूर्णांक दिए गए हैं तो उनके मासा और लासा के बीच में क्या संबंध होता है, वही चीज़ ने आपसे यहाँ पूछा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर बस इतना ही लिखना है। जो इसका हल होगा लिखेंगे मासा, और मासा को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि ये संख्या हमने ए और बी पूर्णांक दो हमारे दी गई हैं उनको लिखेंगे। इसके बाद में लिखेंगे गुणा, फिर लिखेंगे लासा, फिर इसके बाद में लिख देंगे ए कॉमा बी। अब जो बराबर होता है वो ए गुणे बी के बराबर होता है। यदि आपको ये संबंध लिखा हुआ दिखाई दे जाए आपके आंसर में तो आप इस वाले विकल्प को टिक कर देना है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। मासा ए और बी मतलब ये आपके पूर्णांक हैं, इन्हीं का ही मासा निकालना है, गुणे लासा निकालना है, बराबर संख्या है जो भी। अब मान लो यहाँ पर ए को हम पहली संख्या मानते हैं, बी को दूसरी संख्या मान लेते हैं, तो आ जाएगा मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये तो होगी। यदि यहाँ पे हम लोग मान लें थोड़ी देर के लिए, क्या करें, मान लें ए बराबर पहली संख्या बी बराबर भैया क्या मानोगे, दूसरी संख्या। क्या मानोगे, दूसरी संख्या। ठीक है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, ये ए गुणे बी ना दे करके सिर्फ और सिर्फ इतना देगा, मासा ए गुणे ए कॉमा बी गुणे लासा ए कॉमा बी। तो आपको ये संबंध लिखा हुआ बस अगर इतना भी मिल जाता है तब भी आप इस वाले को टिक करोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपके सामने कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। एक आप शून्योत्तर परिमेय संख्या ले लीजिएगा जिसमें आपका शून्य या एक जीरो है। जीरो हमारी क्या है भैया, आप लोग जानते हो कि यदि हम इसका हल की बात करूं तो इसमें जो जीरो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए बेटा। जब इसको हम 0/1 लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। क्या होता है, हर। तो यहाँ पर 0/1 जब हमने किया है तो ये आ जाएगा अंश बटे हर, या इसी को आपने पढ़ा होगा P/Q पढ़ा होगा। ठीक है। तो ये तो आपका हो गया परिमेय। एवं अपरिमेय संख्या का भागफल। अब कोई अपरिमेय ले लीजिएगा, उसका जो भागफल आएगा, अपरिमेय संख्या क्या होती है भैया, भागफल निकालना है। किसका निकालना है, अपरिमेय संख्या का। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो भी आपकी पाई होती है उसको अपरिमेय संख्या में रखा गया है। रूट में ऐसा मान जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, है ना। रूट में एक ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, यहाँ पे लिख दीजिएगा जिसका पूर्ण वर्ग ना हो। यहाँ पे वर्गमूल कर दीजिए। यहाँ पे जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो ना हो पाए तो उसे हम लोग किस में रखते हैं, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। तो ये आपको 2 पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर ही होना चाहिए। इसके बाद में दशमलव में ऐसी संख्या लिखा होना चाहिए जिसका कोई अंत ना आ रहा हो,
है ना। अगला यहाँ पे याद रखना है दशमलव में आपको संख्या ऐसी याद रखनी है, संख्या ऐसी मालूम होनी चाहिए जिसका कोई अंक रिपीट ना हो रहा है या बार बार उसकी पुनरावृत्ति ना हो रही हो, है ना, पुनरावृत्ति ना होती हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इन्हें क्या कहते हैं भैया जी, तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या का भागफल क्या आएगा भैया, अपरिमेय ही आता है। तो आपको क्या टिक करना होगा आपके आंसर में, आपको जो टिक करना होगा वो अपरिमेय टिक करना होगा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। कभी मत भूलना, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, इसी साथ में अब आप लोगों को अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपने ऑनलाइन स्टडी बाय वीके सर के प्लेटफॉर्म को मत भूलिएगा और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है कुछ इस तरीके से है कि यदि m बराबर n बराबर m+2 तो √m² प्लस n² का मान क्या होगा। 1 नंबर का भैया पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में रखा मिलेगा। तो आप इसको भूलना नहीं है, फट से इसको तुरंत क्लिक करना है और तुरंत इसको अपने नोटबुक में तुरंत एक बार इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तुरंत आपको वहीं पे लिखा मिलेगा, आपके पेपर में छपा हुआ मिलेगा, बस कर देना है फटाफट। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पर जो दिया गया है पहले उस पर चर्चा होगी। दिया है m बराबर भैया जी 5 है, m बराबर कितना है भैया जी 5 दिया गया है, और n बराबर दिया गया है m+7। तो यहाँ पर m बराबर 5 है तो n के जगह पर जहाँ पर m दिया गया है तो वहाँ पे लिख सकते हैं 5। तो लिखेंगे n बराबर 5 + 7 बराबर हो जाएगा 12। तो आपका m का भी मान मालूम है और n का भी मान मालूम है। आपसे जो पूछा गया है लिखेंगे √m² प्लस n²। तो आइएगा इधर, बहुत सुंदर से आप लोगों को समझ में आएगा, कुछ नहीं करना है। m का मान कितना है भैया जी 5 है, तो कर दीजिए 5 का वर्ग प्लस n का मान 12 है तो कर दीजिए 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो ये आ जाएगा √। अब भैया जी बताइए 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 12 का वर्गमूल वर्ग कितना होता है, 144 होता है। अब आइए 25 140 इनको जोड़ दीजिएगा, 25 और 144 होता है 169। अब हम जानते हैं 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13 होता है। क्या होता है भैया जी, 13। तो जहाँ पर आपको 13 नज़र आएगा आप उसको टिक कर देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अधिक से अधिक अपने मित्रों को इसमें जोड़ने का प्रयास करिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद में आपके सामने प्रश्न नंबर अगला आया हुआ है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर कह रहा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होंगी। तो जो आपका इसमें आंसर होगा आपको याद रखना चाहिए, अपरिभाषित होंगी। इसका आंसर भैया क्या याद रखेंगे, इसका जो हल होगा वो याद रखिएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित होता है, आप लोग इसको भूलना नहीं बिल्कुल भैया जी। ठीक है, अपरिभाषित होता है, इसका कोई परिभाषा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आपको आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद में आप अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके पास ये रहा है, इसमें दिया गया है
कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रेखीय समीकरण हैं। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हों तो ये क्या होंगे। तो आपको रखना है कि रेखाएं समानांतर होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं संपाती होंगी, आपको इतना बताना है। तो कुछ नहीं करना है, बस आराम से अपने सर के साथ बने रहिएगा, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलिए मैं इसका हल कराता हूँ आप लोगों को, ठीक है मेरे नन्हे मुन्ने राइयों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग द्विघात समीकरण पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसकी क्या करेंगे हम लोग, a1x से b1y प्लस c1 बराबर से तुलना कर दीजिएगा। द्विघात समीकरण पढ़े हो नहीं पढ़े हो। तो यहाँ पर आइए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और यदि मैं इसमें बात करता हूँ इसकी तुलना करिएगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दीजिएगा। क्या करना भैया जी, कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुलना करना है, तुलना करना है। आइए अब कैसे तुलना करेंगे। तो यहाँ पर जो a बराबर दिया गया है तो क्या है, जहाँ पर मतलब a का मान क्या है आपके पास a1, और a2 की जगह पे क्या लिखेंगे, a1 का मान a और a2 का मान भी कितना है आपके पास a। ठीक है, तुलना तो ऐसे करोगे अभी आगे चल करके, इसकी भी और इधर भी कर दीजिएगा आप। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसकी तुलना कर दीजिए, वही मान आएंगे। तो b1 बराबर b आएगा और b2 बराबर भी b आएगा। इसी प्रकार से c1 बराबर भी c आएगा और c2 बराबर भी c आएगा। तो आपसे मालूम है सभी मान क्या है, आपस में बराबर दिए गए हैं सब। तो ये आ जाएगा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो जब ये तीनों मान आपस में बराबर होते हैं, मतलब ये भी आ जाएगा a बटे a बराबर b बटे b बराबर c बटे c, मतलब 1 बराबर 1 बराबर 1। क्या है भैया, 1 बराबर 1 बराबर 1। जब तीनों मान बराबर होते हैं तो रेखा कैसी होगी, समपाती होगी। तो लिखेंगे रेखाएं समपाती होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर लिखेंगे रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है भैया, आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आशा करता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा ऑनलाइन स्टडी बाय वीके सर में। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। चलिए एक बार सारे बच्चे पढ़ेंगे इस प्रश्न को। क्या कह रहा है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। आपको मालूम है कोई संख्या है दी गई है, उसका 1/3 जो भाग है वो 21 के बराबर है। किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो वो संख्या बताइए क्या है। क्या भैया संख्या मालूम है आपको, नहीं मालूम है, चलिए हम मालूम भी करा देंगे, क्यों परेशान हो, जब है कि नहीं हमें। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमें मालूम नहीं है तो लिखेंगे माना। क्या करेंगे, माना संख्या बराबर, माना संख्या बराबर। तो संख्या बराबर क्या मानेंगे भैया जी, x। दुनिया मानती है तो आप भी मान लीजिएगा, क्योंकि आधी दुनिया मानने पर टिकी हुई है हर चीज़, है ना। तो यहाँ पर मैंने मान लिया है कि हमारे पास संख्या क्या है, x नाम की कोई एक संख्या है। अब आइए कि प्रश्नानुसार, अब जो वो कह रहा है उसी के हिसाब से हम लोग चलने वाले हैं। चलिए, उसने कहा है कि किसी संख्या का, तो संख्या क्या हमारे पास है x, उसका 1/3, मतलब इसका 1/3 1/3 बराबर किसके है भैया जी, 21 के बराबर होता है, हमने लिख दिया है। तो एक ऊपर गुणा कर दीजिए, x से कम x/3 बराबर 21। ठीक है, अब इसके क्या करिए, तिर्रे गुणा कर दीजिएगा, तिरछी गुणा करिए भाई, इसकी 1 के साथ में, इसकी 3 के साथ में। तो x से कम x बराबर 21 × 63, कितना आ गया भैया, 63। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसका जो आंसर होगा भैया जी वो कितना होगा, 63 इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया है? समझ में आया है तो अधिक अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, जो उसने कहा है कि संख्या, तो मैंने संख्या मान ली कितनी, x। अब x का 1/3 तो 1/3 बराबर किसके है, 21 के, मैंने 21 कर दिया। अब x एक कम x कर दीजिए, तो x/3 बराबर 21 था, 21 कर दीजिए। 21 के नीचे 1 आप मान लीजिएगा, इसकी तिरछी गुणा कर दीजिए, x 1 जा x इजकल टू 21 3 जा 63 होता है, बस गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर मिलेगा। यही आपका आंसर आपके बहुविकल्पी प्रश्न में छपा होगा। कोई सा भी विकल्प यदि 63 आपको दिखाई दे रहा है ABCD में से, वहीं आप ठोक दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात करिए। बहुत इसने आसान पूछा है, कोई हमारी द्विघात समीकरण लिखी हुई है, ठीक है, तो लिख दें यहाँ पर। इसका सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। तो हल कैसे करना है, बहुत आसान है, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है जब तक आप ऑनलाइन स्टडी बाय वीके सर के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भैया जी क्या लिखा हुआ है, x² + 2x - p = 0, ये आपके पास समीकरण दी गई थी, इसका एक मूल दिया है। अतः आप लोग कह सकते हो यहाँ पर समझने के लिए, अतः आप लोग कह सकते हो कि एक मूल दिया है, एक मूल दिया है, और वो मूल को हम लोग x के बराबर कहते हैं। x बराबर कितना दिया है, -2 दिया है। बस आपको ये चीज़ समझना था, जो भी मूल दिया जाएगा उसको आप x के बराबर कर दीजिएगा, तो वो चीज़ आपकी हो जाती है। तो यहाँ पर दिया गया है भैया जी कि एक मूल x बराबर दिया गया है -2, ठीक है। बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में ना आए तुरंत हमसे बता जरूर देना है कि सर हमको ये समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो अब इसके साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, इसका ऑपरेशन कर देंगे, जान लो ये सवाल लग गया है हमारा। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर आप देखिएगा इसको आप मान के चलिएगा समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे x बराबर -2, x बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, क्या करेंगे भैया जी, रखने पर, बड़े गौर से आइएगा सारे बच्चे। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 का होल स्क्वायर + 2 गुणे -2 माइनस का p बराबर का 0, 2 दूनी 4 -2 दूनी 4 -p बराबर 0। मतलब -2 का वर्ग कितना भैया, 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गए, कट गए, ये प्लस का था ये माइनस का, इसको उठा उधर ले जाओ, तो p बराबर आ जाएगा आप लोगों के सामने, p बराबर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। जहाँ भी आपको 0 दिखाई देगा आप फट से इसको टिक कर देना, आपका यही आंसर बन के आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और अगले प्रश्न की ओर हम आप लोगों को लेकर चलते हैं बहुत अच्छे से। बस आप लोग अपने सर के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए बेटा देखिए भाई, सब लोग मिल कर के देखेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छे से दिया गया है, बस तुमको समझने की देरी है, ठीक है। दिया गया है 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के एक वर्ग के बराबर हो तो उनके त्रिभुज होंगे, समबाहु होंगे कि समबाहु होंगे, विषमबाहु होंगे, समद्विबाहु होंगे या समरूप होंगे। तो बस आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है बहुत सुंदर सी, कि त्रिभुज समान है, संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग भी बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। कैसे होते हैं भैया जी, समरूप होते हैं। डायरेक्ट जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा समरूप, ठीक है भैया। यदि मैं इसको हल करके बताता हूँ, थोड़ा इसको हल देख लीजिएगा, कभी कभी आपसे पूछ सकता है वो 2-3 नंबर में, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई 2 समरूप त्रिभुज हैं, क्या भैया जी हैं, 2 समरूप त्रिभुज हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ABCD EFGH ये हमने लिखा हुआ है।
ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं भैया, ये समरूप त्रिभुज हैं। कैसे हैं भैया जी? समरूप त्रिभुज हैं। इसका ये हल मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो वो त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। कैसे होंगे भैया? समरूप होंगे। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा ये आ जाएगा समरूप, समरूप होंगे। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्या हो जाएंगे बेटा? समरूप हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाला है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। कुछ मत करिएगा, तो इसकी जो संगत भुजाएं हैं तो लिखिएगा ए बी बटे बी सी बराबर, इसमें आइएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद में फिर इधर आ जाइएगा बी डी बटे डी सी आ जाइएगा बराबर, ये आपकी क्या आ जाएगी? ए डी बटे ए डी आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें भूलने की कोई बात नहीं है। अब अगर आप ये चीज़ नहीं भी समझ पा रहे हो तो मैं आपको फिर से समझाने की बात करूँगा, या करके इसको ध्यान दीजिएगा। इधर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि जो आपका जो ए बी भुजा है वो आपके ई एफ के बराबर है। इसके बाद में जो आपकी बी सी भुजा है वो आपकी एफ एच के बराबर है। जो आपकी यहाँ पर याद रखना है ए सी भुजा है वो आपकी ई एच के बराबर है। इसके बाद में जो ए डी भुजा है वो आपकी डी जी के बराबर है। इसमें क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि एक बेटा ये गुण होता है। क्या है? ये एक थ्योरम होती है, या हमारे समरूप त्रिभुज के गुण होते हैं जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। यदि आप नहीं याद करते हो तो दिक्कत बनी रह सकती है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों, संगत मध्यिकाओं एवं संगत कोणों के अर्धक रेखाखंडों के क्या होता है? बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे सब अर्धक खंड भी लिख दिए हैं। ये त्रिभुज को जो मध्यिका दी गई है ये आपकी ई जी है, यहाँ पे जो मध्यिका दी गई है वो आपकी ए डी है। ठीक है भैया, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब है यदि मैं क्षेत्रफल निकालूं, क्या निकालूं? क्षेत्रफल, तो आ जाएगा 1/2 ए बी गुणे बी सी, नीचे आ जाएगा 1/2, फिर से वही उसमें आ जाएगा ई जी गुणे एफ एच आ जाएगा। तो 1/2 1/, ये कट गया है। अब ए बी बटे ई जी कहाँ पर है भाई? ई जी नहीं, सॉरी बेटा, यहाँ पे करना है ई एच करना है। क्या करना है? ई एच। तो ये आ जाएगा ए बी बटे ई एफ, सॉरी ई और एफ था भैया, यहाँ पे ई और एफ कर लीजिए, यहाँ पर ई और एफ। तो ए बी बटे ई एफ ये किसके बराबर आ जाएगा? ये जो आपका आ जाएगा, ये देखो बेटा ए बी बटे ए ई एफ दिया गया है। तो आपको इसमें समझने वाली बात यही है कि यदि मैं इसको ऐसे लिखा रहने दूं, ए बी बटे ई एफ गुणा अगला है बी सी बटे एफ एच, तो बी सी बटे एफ एच, ये रहा बी सी बटे एफ एच, ये किसके बराबर है? ए बी बटे ई एफ के। तो यहाँ भी कर देता हूँ ए बी बटे ई एफ के। इसका मतलब है ये आ जाएगा ऊपर का ए बी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? जब यही आपसे कहा गया उसकी जो भुजाएं होती हैं उसका जो संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो वर्ग के बराबर होता है। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर अनुपात ई एफ स्क्वायर। यही आपसे पूछा था, तो वो किस में भैया होता है? ये आपका समरूप त्रिभुज में ही होता है। आपको ये याद कर लेना है, इसमें भूलने की आवश्यकता नहीं है। अगला यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर सा प्रश्न आया हुआ है कि एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। आपको मालूम है, इसका मैं हल करा देता हूँ। आपको है तो वो विकल्पी में, लेकिन जब तक हल नहीं मालूम होगा तो कैसे करोगे? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मालूम है ये हमारा कोई एक रेखाखंड दिया गया है। इसका जो बीच में जो पॉइंट होता है उसे हम लोग पी बिंदु कहते हैं। अब एक्स है कॉमा वाई मुझे मालूम नहीं, तो वाई 0 हो जाएगी।
और ये आपका ए है और ये आपका बी है। यहाँ पर मालूम होना चाहिए बेटा जी कि यहाँ पर जो ए बिंदु के निर्देशांक हैं ये आपके 2, -5 दिए गए हैं और जो बी बिंदु के हैं ये -2, 9 दिए गए हैं। ठीक है, ये आपसे दिया गया है। अब हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है भैया जी? हम जानते हैं √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो होता भैया नहीं होता है? तो चलिए हम और आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं ए और पी की बीच की दूरी निकालूंगा। ए पी के बीच दूरी बराबर √ वही भैया साथ सूत्र रहेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर मैं निकालता हूँ बड़े आराम से। अब भैया देखो यहाँ पे क्या मानेंगे, इसको मानेंगे x2, इसको y2, इसको x1, इसको y1 मानेंगे। ठीक है, चलो मान लेता हूँ ये y1 है, ये y2 है, सॉरी ये x2 है, ये y2 है, ये सॉरी x1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस वो x1 की जगह पे लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 जगह पे 0। ठीक है, फिर माइनस प्लस y1 की जगह पे 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइएगा √ ये तो भैया जी आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 25 आ जाएगा। यहाँ तक बताओ समझ आया नहीं आया है? अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आगे हम लोग दूरी निकालेंगे P और B के बीच में, PB के बीच में दूरी निकालेंगे। तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा। तो यही भैया सूत्र वही रहेगा √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसके लिए, ये आपका कार्य करेगा x1 p के लिए, तो ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ x2 का मान कितना है, -2 -x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 9 - 0 का होल स्क्वायर, √ लगा देंगे। फिर से आ जाइएगा, तो ये आज आपके पास आ जाएगा। यदि मैं माइनस इसमें कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक, अब दोनों आपके बीच की दूरी है और ये दिया गया है समदूरस्थ हैं। कैसी हैं भैया, समदूरस्थ होती हैं, तो इन दोनों के मान क्या करने हैं, हमको बराबर कर लेने हैं। चलिए मैं यहीं पे आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो ये आ जाएगा कि जो आपका AP है वो आपका PB के बराबर होगा। तो इसका मान कितना दिया गया है, √ x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 हो गया था बराबर √ x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 81 हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या करना है भैया जी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये आ जाएगा, एक रूट बेटा कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा x² प्लस 2 दूनी 4 प्लस माइनस आएगा 2ab होता है, तो 2 दूनी 4x प्लस 5 25 बराबर ये आ जाएगा x² प्लस 2 दूनी 4 प्लस ये आ जाएगा 2 दूनी 4x प्लस 81। अब मैं देखो x² ये कट गया 4 से 4 आपके कट गए, इधर लाओ ये हो जाएंगे -8x
बराबर 81 माइनस के हो जाएंगे 25 माइनस के 8x बराबर घटा दीजिएगा तो यह आ जाएगा 11, 11 में 5 जाएंगे बचेंगे 6, यहाँ बचेगा 7 में 2 जाएगा 5, 8 सत्ते 56, तो x बार आ जाएगा माइनस का 7। x1 का यह कितना गया भैया माइनस का 7। तो निर्देशांक भैया जी कितने आ जाएंगे, निर्देशांक क्या आ जाएंगे मुझे कोई बताएगा। तो निर्देशांक आ जाएंगे माइनस के 7,0। आपसे ये पूछा गया था, तो निर्देशांक किसके पूछे गए थे, पी बिंदु के। तो पी बिंदु के निर्देशांक आपको मिल गए होंगे -7,0 -7,0। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब मुझे सॉल्व करना है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है हमारे पास। ये देखिए आ गया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC दिया गया है, AB बराबर AC दिया गया है। तो अब आपको करना क्या है, इस वाले प्रश्न में आपसे यही पूछा गया है। तो आप बताइए कि इसमें कोण जो B होगा वो बड़ा होगा कोण C से, या कोण B बड़ा होगा छोटा होगा कोण C से, या कोण B बराबर होगा कोण C के। अब भैया इसमें तुम एक बात हम बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना बता दें, आपको भूलना नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना आप लोग समझ लीजिए। आपने देखा होगा सरकारें क्या करती हैं, एक सूचना निकालती हैं कि यदि आप आधार कार्ड के द्वारा आप अपना अंगूठा आधार कार्ड बैंक में लिंक नहीं कराओगे तो आपका पैसा कोई भी निकाल सकता है। तो अतः अपने फिंगरप्रिंट को ज़रूर बैंक में जाकर के ऐड करवा दीजिएगा, है ना। तो अंगूठा लगाना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। तो सेम सारा चीज़ वही है। अब यहाँ पे सूचना दी गई है बहुत सुंदर सी। अब वो सूचना क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। यदि आप लोग नहीं मेरी आवाज़ समझ पा रहे हो तो लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। यदि आपको आवाज़ समझ में आ रही है तो आप उसको लिखने का प्रयास करिएगा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो समान भुजाएं होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जब भैया दुई हमारी समान भुजाएं हो जाएंगी तो उसमें क्या होता है, दो कोण भी समान होते हैं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तब दो कोण भी समान होते हैं। कैसे होते हैं भैया जी, समान होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसका आंसर जो मिलेगा वो यही होगा कि कोण B बराबर कोण C। अब तो नहीं भूलोगे। तो इसका आंसर भैया जी क्या हो जाएगा, कोण B बराबर कोण C। आपसे पूछा गया था कि AB बराबर है AC के, तो बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य होगा। तो जहाँ पर आपको विकल्प कोण B बराबर कोण C दिखाई दे तो आप उसको टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बहुत सुंदर सा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B का मान क्या होगा। दुनिया जानती है 90 अंश का होगा। कितने का होगा, 90 अंश का होगा। जब भैया पाइथागोरस प्रमेय लगती है, जब तीनों मान दिया जाता है तो आप समझ लीजिएगा उसका मान क्या होगा, क्या होगा मेरे लाल, 90 अंश का होगा। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जब भी लगती है जब एक त्रिभुज हमारा समकोण दिया जाएगा, तब त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो चलिए इसका हल मैं नहीं बताता हूँ, बस आपको समझा दे रहा हूँ। अब इसमें दिया गया है पहले AB, तो भैया ये हमारी क्या है AB, जिसको हम लोग आधार कहते हैं। तो ये है A और ये है B। इसका मान है 6√3। कितना दिया है भैया, 6√3 दिया गया है। ये हमने कोई एक AB रेखा खींची है जिसका मान कितना दिया गया है, 6√3 दिया गया है।
फिर क्या है, इसी पर हमने खींचा हुआ है BC, ये आपका दिया गया 6 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर का। फिर इसके बाद में AC का मान दिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो ये आपकी AC है, जिसका 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया गया है। अब मुझे बताइए, इसी में ही ये बेटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लगी हुई है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं कब लगाई जाती है? जब हमारा त्रिभुज समकोण दिया जाए, मतलब 90 अंश का दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये 90 अंश का है, ये किसने बताया? मैंने बताया, आपको तो नहीं मालूम था। अब ये 90 कैसे आया? ध्यान दीजिए, मैंने माना है कि समकोण त्रिभुज के द्वारा ही पाइथागोरस प्रमेय लगती है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारी क्या होती है भैया जी? कर्ण होती है। तो इसका हल यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। होता कि नहीं होता है? कर्ण का मतलब 12 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब है आपका 6 का स्क्वायर प्लस आधार है 6√3 का होल स्क्वायर। 12 बराइया में 144 बराबर छछरंग 36 प्लस छछरंग 36। 36 यहाँ कितना होता है? 108। कितना होता है? 108। तो 144 बराबर 144। चेक करिए, ये दोनों मान क्या है? आपस में बराबर हैं। अतः इसलिए ये कोण कितने का होगा? 90 अंश का होगा। आप लोगों को भूलने की आवश्यकता नहीं है। आई होप कि ये अभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया है? यदि आ गया है तो ऑनलाइन स्टडी बाय वीके सर को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना आप अच्छे से समझोगे पढ़ोगे, उतने अधिक अपने इन विपिन सर को आप क्या करोगे? शेयर करोगे, लाइक करोगे। ठीक है, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसमें अध्ययन करते हैं। आप लोगों के सहारे धीरे धीरे दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? बहुत सुंदर बात, सही है। देखो भाई, आपको भी इसका हल मालूम होना चाहिए कि सर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक दिया गया है समबाहु त्रिभुज। मान लो भैया जी, आपको ये छोटी भुजा लग रही होगी, लेकिन माना है मैंने कि ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो हमने यहाँ पे माना हुआ है कि जो ABC नाम का त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है, ये भुजाएं बराबर हैं। यदि ये 2A है तो ये भी 2A है और ये भी पूरा 2A है। अब यह इस पर हमने AD नाम का एक लंब डाल दिया है। क्या डाल दिया है? लंब। जब लंब डालते हैं तो ये जब बीचों बीच में पड़ा हुआ है तो आधा इधर डिवाइड कर रहा है, आधा इधर डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम माने कि A इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, मतलब टोटल दिया गया है कितना हमारे पास? 2A। उसमें से A इधर डिवाइड हो जाएगा और A इधर डिवाइड हो जाएगा। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, क्यों भैया जी? सुनिएगा, BC बराबर दिया गया है आपका 2A, है ना। यदि यहाँ पे बात करूँ BD, तो BD बराबर कितना आ जाएगा? A। कितना आ जाएगा भैया जी? A आ जाएगा। इसके अलावा आपको फिर से बता दूं, जब BD की मान A दी गई है और DC का मान भी A दिया गया है, और हम जानते हैं कि जो हमारा BC निकाला हुआ है वो कैसे निकला हुआ है? ये निकला था BD प्लस DC। हम जानते हैं कि A प्लस A बराबर 2A। देखो भैया, आगे नहीं आ गया है, इसमें कुछ था ही नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब इसी को ही सॉल्व करना है। चलिए, जब इतना आपने कर लिया है तो इधर ध्यान दीजिए बहुत गौर से। अब इसमें भी लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये कितने बन गया है? 90 अंश का। कितना कोण है? 90 अंश का। 90 के सामने की भुजा क्या हो जाती है? कर्ण। लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB का मान 2A स्क्वायर, BD का मान A स्क्वायर, AD का मान निकालना है। चलिए, ये आ जाएगा 2 दूनी 4A स्क्वायर। भैया पूरा होल स्क्वायर कर दीजिए ऐसे, बराबर A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर आएगा। इसको उधर लाइएगा, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। 4 में 1 चला गया, बचेगा 3A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। इस पे लगा दीजिएगा रूट, तो अंडर रूट 3A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर।
तो ये आपका AD का मान कितना आ जाएगा, A√3 बराबर AD। यही आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक शीर्ष की लंबाई बताइए। तो यहाँ पर ये शीर्ष हमारा AD नाम का था, तो उसकी लंबाई हमारी कितनी निकल के आ गई, A√2। क्योंकि A स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, A बाहर आ जाएगा, √3 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो वो अंदर रह जाएगा। तो AD का मान आ गया है A√3। तो जहाँ पे आपको विकल्प देखने को मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि साइन ए बराबर कॉस ए दिया गया है। अब ए का मान निकालना है तो थ्योरम लगा दीजिएगा। साइन ए बराबर, अब भैया कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, 90 माइनस ए कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दोनों साइन साइन है, कट जाएंगे, क्या बचेगा ए बराबर आ जाएगा 90 माइनस ए को इधर ला, प्लस का हो जाएगा ए प्लस ए बराबर आ जाएगा 90। ए और ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर 90। हो गया है। अब यहाँ से इधर देख लो भाई थोड़ा सा, यदि ए का मान निकालोगे तो ए बराबर आ जाएगा 90/2। अब ए का मान आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, 2 से इसको भाग करोगे, 2 1 का नाम 2, 45 दूना 90 होता है। तो ए का मान कितना आ गया भैया, 45 डिग्री। आई होप कि ये भी इस प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं है ना। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे रहा, दिया गया है बहुत सुंदर सा कि यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो 1 + tan स्क्वायर थीटा ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए का मान बताइए क्या होगा। तो बड़े अच्छे से चलिए इसका हल करता हूँ, और इसको आप देखोगे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, इसमें मान मालूम होने चाहिए, आप लगा सकते हो। चलिए, तो दिया गया है इसमें 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, तो 1 + tan स्क्वायर मतलब 1 + tan स्क्वायर ए की जगह पे लिखेंगे 30 बटे 1 + cot स्क्वायर 30 बराबर 1 + tan स्क्वायर 30 का मान भैया कितना होता है, 1 बटे, इधर देखो ये होता है, इधर देखो ये होता है 1 बटे √3 का होल स्क्वायर बटे 1 + cot स्क्वायर 30 का मान भैया, cot 30 का मान होता है √3 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यह आ जाएगा 1 + 1 बटे 3 का वर्गमूल, √3 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, वर्ग 3 आ जाएगा, अपॉन 1 + √3 का वर्ग कितना होगा, 3 आ जाएगा, बराबर। अब भैया इसके नीचे एक मानो 3 1 का नाम 3 1 4, यह आ जाएगा 4 बटे 3 बटे 3 1 4 आ जाएगा, 4 यहाँ लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 4 बटे 3 गुणे 4, तो 4 से 4 कट गया, कितना गया, 1 बटे 3। तो जहाँ पर आपको 1 बटे 3 मिलेगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब बताइए, उसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, कुछ नहीं दिक्कत है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है, एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। गोला है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले एक ये हमारा गोला था कोई पहले, जिसकी त्रिज्या कितनी थी भैया जी, r दी गई थी, त्रिज्या हमने क्या मानी, r। दूसरा गोला ये था, उसमें वृद्धि कर दी गई, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई है, 2r हो गई है। अब उसके पृष्ठीय क्षेत्र में होने वाली प्रतिशत वृद्धि बताइए। चलिए, जब इसके लिए पहले निकालेंगे, पहले के लिए मतलब पहले गोले के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए यदि में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए तो भैया जी कितना हो जाएगा, 4πr²। और जब इसके लिए निकालोगे कितना हो जाएगा, 4πr, जब कितना लिखेंगे, 2r का होल स्क्वायर। तो या करके ये आ जाएगा भैया हमारे पास कितना आ जाएगा, 4π 2 दूनी 4r²। तो यह 4 चक्कू 16πr², ये हमारा आ जाएगा। जब उसमें दोगुना हम लोग क्या करा देंगे, त्रिज्या दोगुनी उसकी कर देंगे तब। अब ध्यान दीजिए, क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रतिशत वृद्धि। हम जानते हैं प्रतिशत वृद्धि कैसे निकलती है, कुल में से पहले इसको घटाने का आप प्रयास करिएगा, ठीक है। तो ये दिया गया था
16 पाई आर स्क्वायर में से 4 पाई आर स्क्वायर घटाइए बटे 4 पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, ये तो आएगा, और गुणे में 100 कर दीजिए। तो 16 में 4 जाएंगे 12, 12 पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर गुणा आ जाएगा 100। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब प्रतिशत निकालेंगे क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि। तो जो हमारा निकला था 2 पाई में घटाने के बाद में मतलब सॉरी जो हमारा दूसरा त्रिज्या जो हमने दोगुनी कर दी थी वहाँ का क्षेत्रफल जो निकला था पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसमें से पहले वाले को घटा दीजिएगा जितना, उसको फिर प्रारंभिक वाले से भाग कर दीजिएगा जो भाई हमारा प्रतिशत आ जाएगा। तो कुल मिला करके यहाँ से ये पाई से ये पाई 3 एकम 3 4 एकम 4 4 तिहाई 12 300 कितना आंसर आ जाएगा 300 वृद्धि आ जाएगी, 300% की वृद्धि आ जाएगी। यदि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से छिपा हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में। दिया गया है 2 वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। हमें मालूम है कि ये कोई क्या है, एक वृत्त है, एक दूसरा क्या दिया गया वृत्त है। इसका जो व्यास है वो दिया गया है d बराबर 4, इसका जो व्यास है वो दिया गया है d बराबर 9, अर्थात आप कह सकते हो 2r बराबर 9 है, यहाँ पर 2r बराबर कह सकते हो 4 है, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो डायमीटर की आधी होती है और जो डायमीटर होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है उसने परिधि का अनुपात पूछा है। परिधि होती है 2 पाई r1 कर दो इसके लिए, तो इसके लिए आ जाएगा 2 पाई r2, तो ये आ जाएगा 2 पाई r1 का मान कितना है 4 पाई बटे 2 पाई r2 का मान कितना है 9 पाई। अब पाई से पाई कट गया, कितना आ जाएगा 4:9 आ जाएगा। जहाँ ये आंसर दिया है वही आपका राइट आंसर। नहीं समझ में आया है, मतलब भैया 2r की जगह पे हम लोग डायमीटर कहते हैं, तो 2r बराबर कितना दिया है 4 और यहाँ पे 2r बराबर कितना दिया है 9, तो इसीलिए अब 4 पाई बटे 9 पाई, तो पाई से पाई कट गया तो 4:9 बचा है। यही क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। इसके बाद में प्रश्न नंबर अगला देखिए 17 नंबर है आपके सामने कि वर्ग अंतराल 0 से 2 इतना दिया गया, इसका माध्य क्या होगा। हम सबसे पहले इसको इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। ये दिया गया है वर्ग अंतराल, फिर दिया गया है बारंबारता, फिर यहाँ पे बेटा निकालना है मध्यमान। क्या निकालना है मध्यमान। फिर जब आप ये चीज़ निकाल लेना है और फिर यही चीज़ आपकी फिर इधर गुणा करके, इसी को हम लोग भैया बोलते हैं f, इसको बोला जाता है x, फिर निकालेंगे f गुणे x का। वर्ग अंतराल है 0 से 2, फिर है आपके पास दिया गया है 2 से 4, फिर दिया गया है 4 से 6, फिर है आपके पास 6 से 8, फिर है आपके पास 8 से 10। आइएगा ये दिया गया है 3 1 5 4 7, ये बारंबारता है। मध्यमान निकालियो, 0 2 को जोड़िए उसका आधा कर दो, 2 का आधा 1, 2 6 का आधा 3, फिर 10 का आधा 5, फिर 14 का आधा 7, 18 का आधा 9, गुणा कर दीजिए इन दोनों की। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 25 और 7 को 28, 9 सते 63। अब भैया इसको जोड़ दीजिएगा, इसकी गुणा कर दिया आप लोगों ने। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 25, 4 सते 28, 7 9 63 कर दिया मैंने। fx भी निकल आया है, इसको जोड़ोगे ये सिग्मा fx बराबर आ जाएगा 122। कितना आ जाएगा 122, इसको जोड़ो कितना आ जाएगा 20, तो ये आ जाएगा सिग्मा f बराबर है 20। निकालना क्या है भैया हम लोगों को माध्य। क्या निकालना है माध्य। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। इसका मान दिया गया है 122, इसका मान दिया गया है 20। 2 से काटो 2 6 कम 2 छंग 12, 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा 6.1। ये हमारा क्या है राइट आंसर। जहाँ पर ये आपको मिल जाए वही आपका सही जवाब होगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए इसके बाद में हम लोग आगे की ओर अभ्यास करना शुरू करते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है तो उसका माध्य क्या होगा। तो भैया इसका हल देखिएगा, बहुत जल्दी से आप देखिएगा, देरी मत करिए, समय आपका गुजरा जा रहा है। सूत्र याद होना चाहिए कि बहुलक बराबर, सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य। उसने पूछा क्या है आपसे, माध्यक भैया पूछा, यहाँ पे क्या लगा दी माध्यक। तो इसका मान निकालना, इसको इधर ला, उसको उठा के उधर लेके चले जाओ। तो देखिए ये आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, 2 गुणे माध्य। बहुत आसान है, 3 गुणे माध्यक। भैया सूत्र आप लोग याद रखना है, ये आपका प्रश्न में पूछा भी जाता है कि माध्यक बहुलक और माध्य में क्या संबंध होता है। तो बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है भैया जी। तो बहुलक का मान कितना दिया गया है, ये है आपके पास 28 प्लस 2 गुणे 24.1, तो यह आ जाएगा 3 माध्यक बराबर, अब देखो ये आ जाएगा 28 प्लस 2 1 2 24 दूना 48, तो ये भी आ जाएगा 3 गुणे माध्यक, कितना आ जाएगा, ये जोड़िए 2 8 8 16 के 6 और 4 2 6 7 76.2। ठीक है, अब निकालना है आपको क्या, माध्यक। माध्यक बराबर आ जाएगा 76.2 बटे 3, इसको भाग कर दीजिएगा, 3 दूनी 6 तिपच 15 लगाया दशमलव बचा 1 12 3 चक्कू 12। तो इसका भैया जो माध्यक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भैया जी, ये आ जाएगा 25.4। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न है, इसमें कुछ बात समझ में आएगी बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। दिया गया है कि बारंबारता बंटन में आपको बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। अब इसमें बेटा बहुलक मतलब जिसकी बारंबारता सबसे बड़ी दी जाएगी उसी का वर्ग अंतराल चेक कर लीजिएगा, वो आपका बहुलक के अंतर्गत पड़ता होगा। ठीक है, तो बहुलक वर्ग क्या होगा, तो यहाँ पर 11 है, 21 है, 23 है, 14 है, 5 है। तो इन बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 23। तो 23 का कौन सा बहुलक वर्ग पड़ेगा, 20 से 30 में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20 से 30 में। ठीक है, उसने पूछा था कि बहुलक वर्ग, तो बहुलक मतलब होता है जिसकी बड़ी बारंबारता दी जाएगी उसी का जो वर्ग अंतराल होगा वही आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो किसमें भैया जी पड़ेगा, ये आपका पढ़ने वाला है इस वाले में। आई होप कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि इस प्रकार से सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध। अभी भैया बताया था हमने संबंध क्या होता है, भूलने की आवश्यकता नहीं है। संबंध बताया गया था कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य, यही क्या होता है संबंध में संबंध होता है। आई होप कि ये 20 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो अपने इस ऑनलाइन स्टडी बाय वीके सर को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपको छपे हुए मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास आप देखिएगा। धन्यवाद।